हेलो बडीज, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में अगला जो हमारा चैप्टर है दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं और एकदम गिने चुने टॉपिक हैं जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हो गई, इनफर्टिलिटी का टॉपिक हो गया, एसटीआई हो गया। यहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेफिनेशन दी गई कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग in all aspect of reproduction that is physical, emotional, behavioral and social। अब इंडिया दुनिया की ऐसी पहली कंट्री है जहां पर, ठीक है, जहां पर एक्शन प्लान स्टार्ट किए गए नेशनल लेवल पर, और इन प्रोग्राम को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहा गया। इन्हें 1951 में स्टार्ट किया गया और अब इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम यानी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में शुरू हुए और इन प्रोग्राम को अब हम आरसीएच के नाम से, आरसीएच प्रोग्राम यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से हम लोग जानते हैं। एमनियोसेंटेसिस की बात करें तो एमनियोसेंटेसिस पे स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया गया है। किस लिए? फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीज्ड मीनेस और फीमेल फीटिसाइड। तो फीमेल फीटिसाइड को रोकने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उस पर बैन लगा दिया गया है एमनियोसेंटेसिस के थ्रू। एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है डेवलपिंग फीटस के सराउंडिंग में, उसको लेते हैं और उसमें जो फीटल सेल होती हैं उनको उन फीटल सेल के न्यूक्लियस में हम क्रोमोसोम को चेक कर लेते हैं। तो इससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर का पता भी लगा सकते हैं एमनियोसेंटेसिस से, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, है ना, इन सब का पता भी लगाया जा सकता है। अब एक यहाँ पर और आपको ध्यान रखना है सहेली के बारे में। सहेली की बात करें तो ये एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फीमेल के लिए है जिसको डेवलप किया गया लखनऊ में सीडीआरआई के साइंटिस्ट के द्वारा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इसको डेवलप किया गया था। वंस अ वीक पिल इसे कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो अब अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो सन 1900 में 2000 मिलियन या 2 बिलियन थी और सन 2000 में 6 बिलियन हो गई और 2011 की बात करें तो 7.2 बिलियन पहुंच गई। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1947 में पॉपुलेशन 350 मिलियन थी, सन 2000 में 1 बिलियन को क्रॉस कर गई और मई 2011 में 1.2 बिलियन को क्रॉस कर गई। अब सवाल ये उठता है कि पॉपुलेशन इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही, क्या कारण इसके हो सकते हैं। तो रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एमएमआर एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट as well as increase in the number of people in reproducible age are probable reason for this। अब करें आरसीएच प्रोग्राम के द्वारा हमने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल किया लेकिन ये बहुत कम है। 2011 सेंसस के अनुसार जो इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो लेस देन 2% है, यानी लगभग 20 पर थाउजेंड पर ईयर। अब करें कि कैसे पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करें। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में हमें बात करनी है यहाँ पर डिटेल में। साथ ही साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि अ, अगर मैरिजेबल एज जो है अगर उसको बढ़ा दिया जाए, फीमेल के लिए 18 साल, मेल के लिए 21 साल, और ये है एक्चुअली मैरिजेबल एज लेकिन इंडिया में फॉलो नहीं होता है। एंड इंसेंटिव गिवन टू कपल विद स्मॉल फैमिलीज आर टू अदर मेजर टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में जिसके द्वारा अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। अब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। It also should in no way interfere with the sexual drive, desire and or sexual act of the user। अब यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वो 6 तरह के हैं और इसमें हमारे पास है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर, आईयूडीज,
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड, ये सब आपके सिलेबस में, तो हम एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले नेचुरल मेथड की बात करते हैं। तो नेचुरल मेथड स्पर्म और ओवम के जो मिलने के चांस होते हैं उनको कम करता है। तीन तरीके इसमें है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में जो कपल है वो 10वें से 17वें दिन के बीच में क्वाइटस नहीं करता है। ये जो 10वें से 17वें दिन का पीरियड है फर्टाइल पीरियड है, क्योंकि इस दौरान ओवलेशन और फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस में जो मेल पार्टनर होता है वो इजेकुलेशन से पहले पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेता है और इस तरीके से इंसेमिनेशन से बचा जा सकता है। लैक्टेशनल एमिनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये जो मेथड है इसमें क्या होता है कि जो बच्चे के जन्म के बाद, पार्चुरेशन के बाद, अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती, इंटेंस लैक्टेशन होता है, तो उस केस में ओवलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है। लेकिन ये जो तरीका है ये मैक्सिमम 6 मंथ के लिए ही इफेक्टिव होता है पार्चुरेशन के बाद। अब करें कि ये जो नेचुरल मेथड है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया, इनके साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट निल है, क्योंकि कोई मेडिसिन या डिवाइस का यूज नहीं करते हैं। लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर यहां पर बहुत ज्यादा है। दूसरा हमारे पास है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड की बात करें तो यहां पर स्पर्म और ओवम को फिजिकली मीट करने से रोका जाता है बैरियर के द्वारा। अब बैरियर 4 है, कंडोम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट एंड डायफ्राम। कंडोम्स की बात करें तो कंडोम मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं। ये थिन रबर या लेटेक्स सीथ के द्वारा बने होते हैं, जो मेल में पेनिस को कवर करते हैं और फीमेल में वेजाइना और सर्विक्स को कवर करते हैं। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है कंडोम का मेल के लिए। कंडोम का यूज पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है, क्योंकि इससे एसटीआईज और एड्स से भी प्रोटेक्शन मिलता है। बोथ मेल एंड फीमेल condoms are disposable, self inserted and thereby give privacy to the user। अब डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट की बात करें तो ये भी बैरियर है जो रबर के बने होते हैं और ये फीमेल के लिए अवेलेबल है, जो सर्विक्स को कवर करते हैं क्वाइटस के समय, और ये सर्विक्स से स्पर्म की एंट्री को रोकते हैं। ये रियूजेबल होते हैं। अब बैरियर के साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज और फोम का भी यूज किया जाता है, जो इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। अगला हमारे पास है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडीज। आईयूडीज की अगर हम बात करें, 3 तरह की आईयूडीज होती हैं, है ना। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इनको डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। ये 3 तरह की, पहला नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में लिपेज लूप, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में आ जाएंगी प्रोजेस्टाजर्ट LNG-20। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आईयूडीज करती क्या, फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करती है स्पर्म की यूट्रस के अंदर, और जो कॉपर आयन रिलीज होते हैं ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी सप्रेस करते हैं। हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडीज होती हैं ये यूट्रस को अनसुटेबल बनाती इम्प्लांटेशन के लिए एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। करें आईयूडी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है उन फीमेल के लिए जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है या बच्चों में अंतर करना चाहती है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। अब बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होती हैं, अगर इनकी हम बात करते हैं तो इन पिल्स में या तो प्रोजेस्टोजन होता है, प्रोजेस्टोजन या प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। तो ये जो पिल है इनको कैसे लिया जाता है, इनको 21 दिन तक लिया जाता है और इसकी शुरुआत होती है फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से, और उसके बाद 7 दिन के गैप के बाद इसी तरीके से इसको रिपीट किया जाता है। अब पिल काम कैसे करती हैं, ये इनहिबिट करती हैं ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को, साथ ही साथ ये सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को चेंज कर देती हैं, ताकि जो सर्विक्स है वहां से स्पर्म की एंट्री ना हो पाए या कम हो पाए। पिल्स जो होते हैं इनके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं और ये फीमेल के द्वारा वेल एक्सेप्टेड है। अब सहेली जिसकी बात अभी की गई थी, सहेली जो न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। ये खास बात है, इट इज वंस अ वीक पिल, हफ्ते में केवल एक बार लेनी होती है, एंड वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू CDRI
के साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया, कहां पर, लखनऊ में से डेवलप किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है ये। इम्प्लांट की बात कर लेते हैं। तो इम्प्लांट में क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोजन एलॉन या प्रोजेस्ट्रोजन विस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। इनको फीमेल के द्वारा इंजेक्शन या इम्प्लांट के रूप में यूज किया जाता है स्किन के अंदर। इनके काम करने का तरीका पिल की तरह होता है, लेकिन इनकी जो इफेक्टिव पीरियड होता है वो काफी लंबा होता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या फिर आईयूडी विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस हैव बीन found to be very effective as emergency contraceptive as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। तो जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव 72 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर यूज करना है। और इसमें क्या क्या हो सकता है, प्रोजेस्ट्रोजन हो सकता है, प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है, आईयूडी का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्जिकल या स्टेरिलाइजेशन मेथड के बारे में। ये टर्मिनल मेथड होता है, मतलब ये ऐसे कपल के लिए होता है जो कोई और प्रेगनेंसी फ्यूचर में नहीं चाहते हैं। मेल में इसे वैसेक्टमी कहा जाता है, जहां पर वास डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है। और फीमेल में सर्जिकल मेथड को ट्यूबेक्टमी कहते हैं, जहां पर फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। तो सर्जिकल मेथड क्या करता है, सर्जिकल मेथड ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट। अब यहां पर वो कहानी लिखी है कि जो सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड हाईली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर होती है, रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर कुछ आपको साइड इफेक्ट भी बताए गए हैं। साइड इफेक्ट लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इवन ब्रेस्ट कैंसर। करिए बहुत सिग्निफिकेंट नहीं, लेकिन टोटली इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। अगला टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी। क्या है ये, इंटेंशनल यानी जानबूझकर या जो वॉलंटरी टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का है बिफोर फुल टर्म यानी 9 महीने से पहले, इसे एमटीपी के नाम से हम लोग जानते हैं, या इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। दुनिया भर में हर साल 45 से 50 मिलियन एमटीपी होती हैं, जो टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 यानी 20% होती हैं। अब एमटीपी की अगर हम बात करें तो एमटीपी कब कराई जाती, क्यों कराई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज कर दिया 1971 में विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। और 2017 में एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आया। तो 71 को उल्टा कर दो, 17 बन जाएगा। 71 में एक्ट आया था, अमेंडमेंट किया गया 2017 में। और अमेंडमेंट में क्या ध्यान दिया गया कि अगर 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 यहां पर प्रेगनेंसी शुरुआत के 12 वीक की है, यानी विद इन 12 वीक की है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की है, तो उस केस में ओपिनियन चाहिए 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी ऐसा झोला छाप डॉक्टर नहीं, रजिस्टर्ड आरएमपी चाहिए, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, जैसे कि मैं। इफ प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन 12 वीक बट फीवर देन 24 वीक, अगर 12 से 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। 12 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी तो एक डॉक्टर का, और अगर 12 से 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए होता है। क्यों एमटीपी क्यों करा रहे हैं, तो एमटीपी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ contraceptive use during coitus or rapes। MTP are also essential। MTP तब भी जरूरी होती हैं जब in certain cases where continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to fetus or both। तो 2 केसेस में करा सकते हैं, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है या फिर अगर प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन माँ के लिए, बच्चे के लिए, दोनों के लिए फेटल हो सकता है। अब एमटीपी कब करा सकते हैं, तो एमटीपी 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होती हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर, मच मोर रिस्कियर। और अनक्वालिफाइड कोई जो झोला छाप डॉक्टर होते, बिना डिग्री वाले, उनके चक्कर में पड़ के लोग अपनी जान गंवा देते। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, है ना, जिंदगी को खतरा है, जान को खतरा है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआई।
ऐसी बीमारियां, ऐसे इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा, शारीरिक संबंध बनाने से, उन्हें एसटीआई या वेनरल डिजीजेस या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। 8 बीमारियां हैं आपके सिलेबस में: गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वर्ट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी लीडिंग टू एड्स। अब इनमें से अगर हम बात करें तो जो एचआईवी इन्फेक्शन है सबसे डेंजरस है और ये भी जानलेवा है। अब इनमें से अगर हम लोग बात करते हैं हेपेटाइटिस बी और एचआईवी के बारे में, तो ये शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी फैलता है। इसके अलावा विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस टू। अब करें कि हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और एचआईवी के अलावा बाकी जो डिजीज हो कंप्लीटली क्यूरेटिव, बाकी स्टे कंप्लीटली क्यूरेटिव हैं। हर हर गंगे से आप याद कर लो, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पीज। आपके जो अर्ली सिम्टम होते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं, जिसमें फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, इचिंग होती है ना। और फीमेल जो होती हैं वो एसिम्टोमेटिक होती, सिम्टम नहीं नजर आते हैं, तो इस वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो जाएगा? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस के अलावा और कहीं हो जाएगा, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब ये जो एसटीआई इनके होने के चांसेस कहाँ ज्यादा है? 15 से 24 साल का जो एज ग्रुप है वहां पर सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो कैसे बचा जा सकता है? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटस, इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर, झोला छाप के पास नहीं जाना है, फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शन। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, यहाँ पर है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या, उस समरी में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, तो यहां से हम लोग देख लेते हैं पहले। इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले जो कपल है वो कहां पर जाएगा? वो इनफर्टिलिटी क्लिनिक जाता है, और इनफर्टिलिटी क्लिनिक में अगर इलाज नहीं होता तब फिर हो जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, और वहां पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यानी एआरटी का यूज किया जाता है। तो इसमें पहला तरीका है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, यानी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, ईटी। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, इस टेक्निक को हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस मेथड में हम लोग क्या कहते हैं करते हैं, ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर या फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर और मेल आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन कराते हैं और फिर अब ध्यान दीजिएगा, यहां से खूब सवाल बनता है। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स could then be transferred into the fallopian tube, जिसे हम कहते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट, या फिर एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस, जिसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर आईयूटी कहते हैं। अब कह रहे हैं एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाई इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी जो फ्यूजन हो रहा है गैमीट को फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, आल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती, जो प्रेग्नेंट मतलब जिनमें इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता, उनके लिए इन व्यू फर्टिलाइजेशन करा के एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते सरोगेट के अंदर। अब यहां पर एक गिफ्ट का तरीका है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ एन ओवम collected from a donor into fallopian tube of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted। तो गिफ्ट का तरीका उन फीमेल के लिए यूज करते हैं जो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती लेकिन उनके अंदर इंप्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो एम्ब्रियोस को लेबोरेटरी में डेवलप करते हैं, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। अब कह रहे हैं कि अगर इनफर्टिलिटी का जो कारण है, इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल, इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है, या ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट, इसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी एआई का यूज करते हैं। इस टेक्निक में जो सीमेन होता है वो कलेक्ट करते हैं और उससे
आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं वेजाइना के अंदर या यूट्रस के अंदर। वेजाइना में इंट्रोड्यूस करेंगे तो इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन कहेंगे, और यूट्रस में करेंगे तो आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का नाम दिया जाता है। तो ये आपका जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था पूरा कंप्लीट हो जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। और यहाँ पर जो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन है वो समरी में दी गई, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगले लेक्चर में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।